स्टूडेंट मैं मनोज चोटिया एक बार पुनः आपका ऑनलाइन कक्षा जीव विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। रघुनाथ स्कूल से मनोज चोटिया। ठीक है, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पादप उत्तक संवर्धन। ठीक है, जिसमें अपन आज यहां तक पढ़ेंगे, सिर्फ वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। पादप आप लोग जानते हो सजीव संरचना है। ठीक है, वह सजीव जिसमें अपन जानते हैं, आप लोगों को पता है, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। उसके पश्चात थियोडर स्वान और मैथियस स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। उसके पश्चात रुडोल्फ विर्चोव ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए बताया था कि जो भी कोशिका है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका का निर्माण जो है अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ये इतना तो अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके पश्चात आता है ये तो पादप और उत्तक। तो सबसे पहले कोशिका की परिभाषा आ गई। कोशिका सिद्धांत में सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। उत्तक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। आप लोगों को पता है कोशिकाएं जो है तीन प्रकार से समूह का निर्माण कर सकती है। एक तो कार्य के आधार पर समानता होती है, दूसरा उनकी संरचना के आधार पर, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण होता है उत्पत्ति के आधार पे। अर्थात मान लीजिए ये एक कोशिका है, इस कोशिका ने विभाजन करके ये दो कोशिका बनाई, फिर विभाजन करके दो कोशिका बनाई, फिर विभाजन करके दो कोशिका बनाई। तो ये सारी कोशिकाएं क्या होगी? इस एक कोशिका से उत्पन्न हुई। तो इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाओं का समूह। तो कोशिकाओं का समूह तीन आधार पे बन सकता है। कौन कौन से? पहला है अपना उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा है संरचना के आधार पे, और तीसरा है कार्य के आधार पे। अगर जैसे मान लीजिए ये हाथ है, हाथ में ये कोशिकाएं क्या कर रही है? एक प्रकार का ही कार्य कर रही है, या पैरों में चलने का कार्य कर रही है। तो एक ही प्रकार के कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह बन सकता है। आगे अपना संवर्धन। तो संवर्धन मैंने आपको कल परसों क्लास में भी बताया था, जब हम कृत्रिम रूप से या पोषक माध्यम में या संवर्धित माध्यम में किसी भी संरचना का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संवर्धन। और जिस पादप भाग को हम काम में लेते हैं वो कहलाता है संवर्धन। अब पादप उत्तक संवर्धन, सबसे पहले इसमें ये गोटलिब एवं हेबरलैंड 1902 में इन्होंने पादप उत्तक संवर्धन शब्द दिया था। किसने? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है अपना, याद रखना है। गोटलिब एवं हेबरलैंड ने पादप उत्तक संवर्धन नाम दिया था। और इसी के अंदर एक शब्द आता है पूर्ण सख्तता, जिसे मॉर्गन ने काम में लिया था 1909 में। पूर्ण सख्तता या टोटीपोटेंसी क्या है? देखिए, अगर हम उत्तक संवर्धन की अगर बात करें तो मैं आपको बताऊं कि उत्तक संवर्धन में विभिन्न पोषक माध्यमों का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जड़ भी बना सकते हैं, तना भी बना सकते हैं, फल भी बना सकते हैं, बीज भी बना सकते हैं, एगुणित संरचनाओं का निर्माण भी कर सकते हैं। लेकिन यह क्षमता अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए तने की कोशिका हमने ली तो वो यूं मान सकते हैं केवल तने का निर्माण करती है। ठीक है, जड़ की कोशिका ली, वो जड़ का निर्माण कर सकती है। लेकिन जड़ तना पत्ती में कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं भी होती है, उनसे हम संपूर्ण पादप का निर्माण कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? पूर्ण सख्तता, यानी कोशिका की वह क्षमता। अगर जंतु की बात करें अपन तो कोई एक कोशिका जो है वो क्या कर सकती है? समस्त जंतु का निर्माण कर सकती है। तो उस कोशिका को अपन क्या कहेंगे? पूर्ण सख्त कोशिका। और इसके इस गुण को क्या कहेंगे? पूर्ण सख्तता, यानी कोशिका की वह क्षमता जो संपूर्ण सजीव का निर्माण करने में सक्षम होती है, पूर्ण सख्तता कहलाती है। एक नंबर का प्रश्न बनता है। दूसरा ये बनता है कि पूर्ण सख्तता शब्द सबसे पहले किसने दिया था? मॉर्गन ने। अब देखिए, जैसे जैसे अपन उत्तक संवर्धन वाला अध्याय आगे पढ़ेंगे तो उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली है, यानी इन शब्दों का अर्थ हमें पता होना चाहिए। जब हम उत्तक संवर्धन पढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार आएंगे, तो इसलिए हम एक एक शब्द का यहां डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले संवर्धन माध्यम।
मैंने आपको कल परसों भी बताया था, संवर्धन माध्यम कह दो, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, पोषक माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, नाप का पोषक माध्यम, नाप एक वैज्ञानिक का नाम है। हेबरलैंड का पोषक माध्यम, मूरा, सीगे एवं स्कूग का पोषक माध्यम, या इसको हम मूरा, सीगे एवं स्कूग, ये भी वैज्ञानिकों के नाम है। इसको हम शॉर्ट में एमएस माध्यम भी कहते हैं, मूरा, सीगे एवं स्कूग। अर्थात इसमें होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था, साधारणतः जो पोषक माध्यम होता है उसके अंदर नारियल का पानी, टोमेटो सॉस, केसिनी, जल अपघटनी, विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन, ठीक है, जल और शर्करा सॉरी, इनको मिक्सित करके हम क्या कर सकते हैं, पोषक माध्यम तैयार कर सकते हैं। पोषक माध्यम या इसी को क्या कहते हैं, संवर्धन माध्यम, जिसके अंदर किसी भी पादप भाग को डाल के और उसका संवर्धन किया जाता है, उससे नई संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं, पोषक माध्यम या संवर्धन माध्यम। दूसरा आता है अपना कर्तोतक। कर्तोतक का मतलब होता है वह पादप भाग जिसको संवर्धन के रूप में काम में लेते हैं। मान लीजिए हमने जड़ ली, या जड़ का कोई भाग लिया, या पत्ती ली, या तने का कोई भाग लिया, पर्वसंधि ली या पर्व लिया, जिसको हम संवर्धन माध्यम में डालकर और नए पादप का निर्माण कर रहे हैं या किसी पादप संरचना का निर्माण कर रहे हैं। तो जिस पादप भाग को संवर्धन में प्रयुक्त करते हैं क्या कहलाता है, कर्तोतक कहलाता है। दूसरा है केलस। तो केलस आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको रीमेमोराइज करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। अविभेदित कोशिकाओं के समूह को केलस कहते हैं। अविभेदित यानी अभी तक कोशिकाओं का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, वो जड़ नहीं बनी है, वो तना नहीं बना है, वो पत्ती नहीं बनी है, किसी भी संरचना का निर्माण नहीं हुआ, वो किसी भी संरचना का निर्माण कर सकती है। तो उस संरचना को क्या कहते हैं, केलस। यानी वह कोशिका जिसमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मेच्योरेशन नहीं हुआ है, क्या कहलाता है, केलस। जीव द्रव्यक, प्रोटोप्लास्ट। जीव द्रव्यक किसे कहते हैं, किसी भी कोशिका के अंदर से जब हम, ये कोशिका है और इसके अंदर ये कोशिका द्रव्य है, तो केंद्रक क्या करता है, इस कोशिका की समस्त गतिविधियों पर नियंत्रित करता है। तो इस कोशिका में से जब हम केंद्रक को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, केवल जो द्रव्य पदार्थ बचता है उसको अपन क्या कहते हैं, जीव द्रव्यक। यानी उत्तक संवर्धन में हम जीव द्रव्य के द्वारा भी नई संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। देखिए फिर दो शब्द आता है, एक है पात्रे, इन विट्रो और इन वायो। ठीक है, इसको पात्रे को अंग्रेजी में कहते हैं इन विट्रो, और एक शब्द होता है अपना इन वायो। यानी प्राकृतिक अवस्था में जब कोई क्रिया की जाती है तो उसे इन वायो कहते हैं। और प्रयोगशाला में ये सारा काम पादप उत्तक संवर्धन का कहां होगा, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में होने वाले क्रियाकलापों को क्या कहते हैं, पात्रे। ठीक है, इन विट्रो। क्लोन, क्लोन आप लोग जानते हो, पुनः बता देता हूं। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन कहते हैं, जो हूबहू जनकों के समान होती है। या अलैंगिक जनन द्वारा जितनी भी संतति होती है वो आपस में और अपने जनकों के भी समान होती है। तो इस संरचना को अपन क्या कहते हैं, क्लोन। अर्थात पादप उत्तक संवर्धन के द्वारा किसका निर्माण होता है, अधिकतर क्लोन का ही निर्माण होता है। उसके बाद में आता है अपना सॉरी ये लाइन रह गई थी, निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन। तो निर्जमीकरण आप लोगों को पता है, पादप उत्तक संवर्धन में जो भी उपकरण प्रयुक्त होंगे, जो भी संवर्धन माध्यम प्रयुक्त होगा, जो भी पादप भाग प्रयुक्त होंगे, उन सब को हमें बैक्टीरिया रहित करना है, जीवाणु रहित करना है। तो किसी भी चीज को जीवाणु रहित करना क्या कहलाता है, निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन। ठीक है, जैसा कि आजकल अपन करते हैं, एक प्रकार का ये स्टरलाइजेशन है। कोविड-19 के अंतर्गत जो क्लासों को सैनिटाइज किया जाता है वो भी क्या है, निर्जमीकरण ही है। तो प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला स्वयं, प्रयोगशाला में काम में आने वाले उपकरण, प्रयोगशाला में काम में आने वाला पोषक पदार्थ, प्रयोगशाला में काम में आने वाले कर्तोतक या पादप भाग, सभी को क्या किया जाता है, जीवाणु रहित किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, निर्जमीकरण। सतही निर्जमीकरण एक छोटा शब्द है, जिस पादप भाग को या कर्तोतक यानी पादप भाग के अंतर्गत उत्तक संवर्धन में जिस पादप भाग को कर्तोतक के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है, उत्तक संवर्धन में जिस पादप भाग को संवर्धन के माध्यम में काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्तोतक। और कर्तोतक को जीवाणु रहित करना क्या कहलाता है, सतही निर्जमीकरण।
संरोपण या निवेशन। संरोपण या निवेशन क्या है? संरोपण या निवेशन कर्तोत्तक को संवर्धन माध्यम में डालना। ठीक है, तो ये दो प्रकार का, एक तो पूर्णतः डूबा हुआ रहता है, ये एक ऊपर ही रहता है। जैसे ये मान लीजिए संवर्धन माध्यम है, ठीक है, ये संवर्धन माध्यम है हमारे पास। तो अब इस पादप भाग को, कर्तोत्तक को या तो हम यहां डालें या आधा डूबा हुआ रहने दें या केवल ऊपर ही रखें। जैसे कि आपको मैंने बताया था अगार अगार। अगार अगार क्या है? जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से प्राप्त एक पोषक पदार्थ है। इस अगार अगार के ऊपर इस कर्तोत्तक को छोड़ दिया जाए तो किस प्रकार से हम कौन से पादप भाग को या कर्तोत्तक को किस प्रकार से पोषक माध्यम में डालते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? संरोपण या निवेशन। पात्र मैंने आपको बता दिया, क्लोन बता दिया। कायिक भ्रूण। कायिक भ्रूण का मतलब होता है जब हम भ्रूण का निर्माण करते हैं, किससे? कायिक कोशिकाओं के द्वारा, अर्थात जननी कोशिकाएं। आप लोग जानते हो पादप के अंदर जननी कोशिकाएं कौन सी है? पुमंग और जायांग क्या है? जननी कोशिकाएं। तो पुमंग और जायांग के अलावा जड़ तना पत्ती से अगर हम कोशिका निकालें या बीजांड के अंदर जो भ्रूण कोश होता है उसके बाहर की कोशिकाएं निकालें और उनसे भ्रूण का निर्माण करवाएं तो वो क्या कहलाता है? कायिक भ्रूण। इसी प्रकार कृत्रिम बीज। कृत्रिम बीज क्या होता है? जब हम भ्रूण के चारों ओर पोषक माध्यम सोडियम एल्जिनेट, जैसे कोशिका झिल्ली होती है उसी प्रकार सोडियम एल्जिनेट की एक भित्ति बना के और इसके अंदर भ्रूण को डाल के, ये तो क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। और उसके चारों ओर क्या करते हैं हम? ये पोषक माध्यम डाल देते हैं। तो इस बीज को क्या कहते हैं? कृत्रिम बीज कहते हैं, अर्थात कृत्रिम रूप से तैयार किया गया बीज जिसमें भ्रूण एवं पोषक पदार्थ दोनों उपस्थित होते हैं, कृत्रिम बीज कहलाता है, भ्रूणार। जब पोषक माध्यम में कर्तोत्तक को डाला जाता है और उनसे कृत्रिम भ्रूण का निर्माण किया जाता है तो उससे पहले भ्रूण सदस्य से कुछ संरचनाओं का निर्माण होता है जिन्हें भ्रूणाभ कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्लांटलेट। ठीक है, प्लांटलेट के अंतर्गत क्या होता है? पादपक, जिसको अपन कहते हैं पादपक। सारी संरचनाएं उपस्थित होती है लेकिन पूर्णतः पादप नहीं होता। तो यो कह सकते हैं कि भ्रूणाभ जो है भ्रूण सदस्य संरचनाएं जो जिनको आगे भ्रूण में रूपांतरित होना है। सूक्ष्म प्रवर्धन, ये आप लोगों को मैंने बता दिया पहले भी, दोबारा बता देता हूं। सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं? जब हम पादप के छोटे से छोटे भाग को लेकर और संवर्धन माध्यम में डालकर नए पादप का निर्माण करते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ही सूक्ष्म संरचनाओं के द्वारा जब बहुत सारे पादपों का निर्माण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म प्रवर्धन। तो ये उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी जिनका अर्थ जानने पर ही हम आगे उत्तक संवर्धन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।